नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहां पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन की प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन किया था, ब्रिटेन की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ब्रिटिश काल में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उन सब के बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे कि भारत में किसान आंदोलन क्यों हुए, भारत में किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था और प्रमुख किसान आंदोलन कौन-कौन से थे। देखो, यहां से अब जो 2-3 कक्षाएं हमारी होने वाली है ना, वो सारा का सारा ना फैक्चुअल डेटा है। उसमें कंसेप्ट बहुत कम है, मैक्सिमम फैक्ट है। हमने बस किया यह है कि उन फैक्टों को टेबल में बना के आपको दे दिया है ताकि याद करना आसान हो। जैसे अभी हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नागरिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति, इसमें जरूर थोड़े से कंसेप्ट हैं, और फिर हमें समाज और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद कांग्रेस और उससे पहले स्थापित संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, तो कई बार हमें बोरियत भी होती है इनको पढ़ने में कि सर एक के बाद दूसरा नाम आ रहा है, फिर तीसरा नाम आ रहा है। जैसे हमने पिछला टॉपिक भी पढ़ा था प्रशासनिक कार्य, तो वहां पर भी फैक्ट बहुत सारे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बातें वहां कंसेप्चुअल भी थी। लेकिन अब जो बातें हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से फैक्ट पर आधारित हैं। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब हमें रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत रुचि नहीं आती इन चीजों को पढ़ने में। हमने भी एक छोटा सा काम किया है कि टॉपिक के बाद एमसीक्यू भी लगा दिए हैं। क्विज तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है, वो आप लगा ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। पर क्लास में भी कुछ एमसीक्यू, 8 या 10 एमसीक्यू जो टॉपिक से जुड़े हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, सवाल यहां से आते हैं, क्वेश्चंस यहां से आते हैं, और मुश्किल सवाल आते हैं। तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, और इसके बाद समाज और धर्म सुधार आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और हम कहते हैं कि जैसे ही हम धर्म समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, फिर हम कह पाते हैं कि हमने आधुनिक भारतीय इतिहास का दूसरा स्टेज भी पूरा कर लिया, और फिर तीसरे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर जाते हैं, जो है राष्ट्रीय आंदोलन, जो है नेशनल मूवमेंट। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, होने ये लगा कि ब्रिटिश जितनी भी नीतियां बनाई, चाहे वो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियां हो, चाहे वो ब्रिटेन की प्रशासनिक नीतियां हो, इन सब की वजह से भारत के हर एक वर्ग में असंतोष पैदा हो गया। इंडिया के हर एक क्लास में ब्रिटिशर्स को लेकर के बहुत अच्छी फीलिंग नहीं थी। वो सभी एजिटेटेड थे ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। चाहे वो किसान हो, तो किसानों ने भी आंदोलन किया, चाहे वो जनजातियां हो, ट्राइब्स हो, उन्होंने भी आंदोलन किया, अन्य दूसरे समूह हो, और आखिरी में जब देसी रजवाड़े वो भी ब्रिटेन की नीतियों से नाखुश हो गए, तो उन्होंने भी आंदोलन किया। और सभी लोगों ने मिलकर के 1857 की क्रांति के रूप में सामूहिक प्रयास किया, 1857 के रेवोल्यूशन के रूप में एक ज्वाइंट मूवमेंट शुरू किया। अब ये सब हो क्यों रहा था? किसान इतना परेशान क्यों है? जनजातियां इतनी परेशान क्यों हैं? दूसरे वर्ग इतने परेशान क्यों हैं? जमींदार, देसी रजवाड़े, सब के सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाखुश हैं, क्योंकि उनकी नीतियां बेहद शोषणकारी थी। और शोषणकारी क्यों थी, एक्सप्लॉइटेटिव क्यों थी? बिकॉज उनका उद्देश्य कभी भी भारत में सुशासन स्थापित करना नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में कभी भी गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, वो था भारत का औपनिवेशीकरण, वो था भारत का कॉलोनियलिज्म।
कि भारत का उपनिवेशीकरण करना है, इंडिया का कॉलोनियलिज्म करना है। तो हर व्यक्ति उनसे नाखुश, हर व्यक्ति एजिटेटेड, हर व्यक्ति नाखुश और हर एक व्यक्ति एजिटेटेड था। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि किसानों ने आंदोलन क्यों किए, किसानों के महत्वपूर्ण आंदोलन कौन से थे। तो इन्हें दो भागों में हम बांट सकते हैं। 1885 से पहले, जब तक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई, कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई, उससे पहले मैसूर का आंदोलन, नील विद्रोह, फड़के विद्रोह, पाबना विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, उसके बाद चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, एका आंदोलन, अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, तेभागा आंदोलन, वर्ली आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन। ये प्रमुख आंदोलन होंगे, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आखिर किसान जो कि अन्नदाता है, वो इतना परेशान क्यों हो गया कि उसे इतने सारे विद्रोह करने पड़े। ऐसा तो नहीं है कि भारत में पहली बार भू राजस्व नीतियां लागू की जा रही थी। प्राचीन काल से भू राजस्व ही आय का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, लैंड रेवेन्यू ही इनकम का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। तो अब किसान इतना ज्यादा परेशान क्यों हो गया? तो कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण था ब्रिटेन की शोषणकारी भू राजस्व नीतियां, ब्रिटेन की एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। चाहे वो रैयतवारी हो, स्थायी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी की व्यवस्था हो, तीनों ही व्यवस्थाओं में किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया गया, फार्मर्स का एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन किया गया। आप देखिए, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर कम होने के बाद भी जमींदारों ने किसानों का शोषण किया, क्योंकि उसमें एक क्लॉज था कि जो भी लगान, जितना भी कंपनी को देना है, उसके ऊपर जितना भी लगान बचेगा, उस पूरे लगान पर जमींदारों का अधिकार होगा। तो जमींदारों ने बहुत ज्यादा शोषण किया किसानों का और उनसे से अधिक लगान वसूला। रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं में कंपनी ने तो शोषण किया, क्योंकि एक समय भू राजस्व की दर महलवारी में 80% भी हुआ करती थी, और जब कंपनी ने भू राजस्व की दरों को थोड़ा कम किया तो दोनों में महाजनों के द्वारा शोषण किया गया, दोनों में साहूकारों के द्वारा शोषण किया गया। किसान हर जगह से परेशान था। बहुत से किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, अपनी ही जमीन पर वो बंधुआ मजदूर बन गए। और आप देखेंगे कि अधिकांश विद्रोह जो ब्रिटिश काल में होंगे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कम, जमींदारों के खिलाफ ज्यादा होंगे, क्योंकि जमींदार ही वो व्यक्ति थे जो किसानों का सर्वाधिक शोषण कर रहे थे, जो उनका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। दूसरा कारण क्या था? जमींदारों और महाजनों द्वारा शोषण। झूम और समूह खेती जैसी पारंपरिक कृषि पर रोक लगा दी गई। हम अभी जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे इसके बाद की क्लास में। जनजातियों के आंदोलन करने का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि बहुत लंबे समय से वो झूम कृषि, सामूहिक कृषि करते आ रहे थे और उन पर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। लेकिन ब्रिटेन ने जंगल कानूनों का सहारा लेकर के जनजातियों पर भी आधिपत्य स्थापित किया, और जो जनजातीय कृषक समूह था वो भी इससे एजिटेट हो गया, वो भी इससे शोषित हो गया। तो फिर उसने भी विद्रोह किया। सामूहिक कृषि पर प्रतिबंध, पहला विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, आर्थिक महामंदी। अब ये तीनों काम कैसे करें? देखिए, पहला जो विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उससे भी एकदम से कुछ चीजों की डिमांड बढ़ी, फिर डिमांड कम हो गई, किसानों को बहुत नुकसान हो गया। रूसी क्रांति की मदद से भी किसानों को एक प्रेरणा मिली, क्योंकि वहां किसान, मजदूर, इस सब लोगों ने मिलकर क्रांति की थी। और आर्थिक मंदी के समय भी कृषि का बेहद नुकसान हुआ, रिसेशन के समय। तो इन्होंने किसान की समस्या और ज्यादा बढ़ा दी। जैसे हम अमेरिका के गृह युद्ध की बात करेंगे, अमेरिका के सिविल वॉर की बात करेंगे। जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां से कपास यूरोप आना बंद हो गया, तो यूरोप के लोगों ने भारत से कपास मंगाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हुआ, दोबारा से वो अमेरिका से कपास बुलाने लगे,
और भारत में बहुत सारे किसानों को बहुत कम दामों पर कपास बेचना पड़ा। इससे बहुत बड़ा विद्रोह सामने आया। फिर साहित्यिक विकास भारत में हो रहा था, इंडिया में लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा था, और भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़ लिख चुका था, उन्होंने भी अब समर्थन करना शुरू किया। एग्जाम्पल के लिए दीन बंधु मित्र ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा नील दर्पण, जिसमें नील विद्रोह की पूरी कहानी को समझाया गया। उसी तरीके से हरिश्चंद्र मुखर्जी ने एक प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार चलाते थे, हिंदू पैट्रियाट। अब याद रखिएगा, हम प्रेस सबसे आखिर में आपको पढ़ाएंगे। कारण क्या है प्रेस को आखिर में पढ़ाने का? क्योंकि तब तक आप अधिकांश अखबार और किताबों के नाम पढ़ चुके होंगे, तो वहां सिर्फ एक रिवीजन होगा। क्योंकि अखबार आपको तभी याद होंगे जब आपको कॉन्टेक्स्ट याद होगा। आप ऐसा सोचो कि अखबारों की लिस्ट निकाल के आप उन्हें पूरा याद कर लो, पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपको तभी ये चीजें याद होती हैं जब आप उनको कॉन्टेक्स्ट में याद करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब जैसे ये याद रहेगा कि दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का एक नाटक लिखा था, और इसी नाटक से नील विद्रोह की जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र मुखर्जी का एक साप्ताहिक अखबार था, एक वीकली पेपर था, हिंदू पैट्रियाट, और हिंदू पैट्रियाट ने भी नील विद्रोह की बात को उठाया था। और भी अखबार अभी हम पढ़ेंगे, गांधी जी के अखबार की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के अखबार की। तो हर एक अखबार में अलग अलग बातों को उठाया गया। तो ये मुख्य कारण होंगे, और बाकी हर अकाल भी एक कारण था, क्योंकि कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, इसमें एक कारण रह गया। मैं बता दे रहा हूं, कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्सफुली किसानों से वाणिज्यिक खेती कराई गई। वाणिज्यिक खेती कराना बुरा नहीं था, पर उनके उचित दाम उन्हें नहीं दिए जाते थे। जैसे तिनकठिया पद्धति से प्रॉब्लम नहीं थी किसानों को, प्रॉब्लम इस बात से थी कि उनकी सही कीमत उन्हें नहीं मिल रही थी। ददनी प्रथा खराब नहीं थी, लेकिन ददनी की वजह से भी किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा था। जो मार्केट प्राइस था उससे बहुत कम पैसा मिल रहा था। इस बात से किसान नाराज थे। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वाणिज्यीकरण के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई। दलाल, एजेंट, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, और जो कंपनियां थी उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में आखिर किसान आंदोलन क्यों हुए, तो जमींदारों द्वारा शोषण, साहूकारों द्वारा शोषण, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शोषण, कृषि का वाणिज्यीकरण और सही कीमत ना मिलना, प्रथम विश्व युद्ध, 1929 की महामंदी, अमेरिका का गृह युद्ध, ये सारे कारण भारत में किसान आंदोलन के लिए जिम्मेदार होंगे। और इनको आगे बढ़ाने का काम किया बुद्धिजीवी वर्ग ने, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास था इंडिया का, उसने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। किसान, मजदूर, जनजाति, इनके आंदोलनों को समर्थन दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक एक आंदोलन पढ़ना शुरू करेंगे। लगभग 12-15 आंदोलन है, पढ़ेंगे, मैप में भी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएं। बस बहुत इत्मीनान से क्लास को सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करना साथियों। ठीक है, चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले आंदोलन के बारे में। आखिर में हम ये लिस्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये लिस्ट आपको याद करना इसलिए जरूरी है कि लेटली क्या हुआ है, एग्जाम में वो क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। उन्होंने 4-5 आंदोलन लिख दिए। आपको हम प्रश्न भी दिखाएंगे एक ऐसा जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी पूछी है। तो अभी तो पहले हम आंदोलन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि रंगपुर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, फड़के विद्रोह, दिरांग आंदोलन, पाइक विद्रोह, चंपारण का आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, फिर ये बीच में आएगा यहाँ मालाबार का मोपला, संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन, एका आंदोलन, मालाबार का मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, वर्ली आंदोलन, तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन।
तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है। हम कुछ सवाल भी देखेंगे जिसमें आपको इनका क्रम पूछा गया है, ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। हर चीज इंग्लिश में भी लिखी है तो परेशान मत होना, इंग्लिश में भी हर चीज मेंशन की गई है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रंगपुर आंदोलन की। पूरा कंटेंट टेबल में दे दिया है ताकि याद करना बहुत इजी रहे। देखो, रंगपुर आंदोलन है, ये आधुनिक बांग्लादेश वाले क्षेत्र में हुआ था। पहले इसे बांग्ला कहा जाता था, बंगाल। इसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था और ये जमींदार देवी सिंह के विरुद्ध किया गया था। रंगपुर आंदोलन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय का शुरुआती किसान आंदोलन माना जाता है। सवाल क्या बनता है, रंगपुर आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। रंगपुर आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेतृत्व किसने किया था? धीरज नारायण ने। रंगपुर आंदोलन के बाद अगला है पागलपंथी विद्रोह। देखिए, ये जो पागलपंथी शब्द निकल के आया है, तो पागलपंथी एक धार्मिक समुदाय था। जो पागलपंथी है, ये एक धार्मिक संप्रदाय था, ये एक रिलीजियस ग्रुप था। और इस संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय है वो करमशाह को जाता था, करमशाह। और करमशाह के बेटे का नाम, करमशाह के बेटे का नाम था टीपू मीर शाह, टीपू मीर शाह। तो टीपू मीर शाह ने गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में, टीपू गारो पहाड़ियों का क्षेत्र उस समय बंगाल के अंतर्गत ही आता था, गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में एक आंदोलन किया था और इस कारण से इसे पागलपंथी आंदोलन कहा गया। कारण वही, जमींदारों के द्वारा शोषण, जमींदार यहाँ पर अत्यधिक शोषण कर रहे थे, इसलिए। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, पागलपंथी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी किसान इसमें विद्रोह कर रहे थे, अधिकांश किसान पागलपंथी संप्रदाय को फॉलो करते थे। दे यूज्ड टू फॉलो पागलपंथी सेक्ट। यही कारण है कि इसे पागलपंथी विद्रोह कहा गया। यह आंदोलन कहां पर हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी की गारो पहाड़ी वाले क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? टीपू मीर, जो कि करमशाह जी के पुत्र थे। आंदोलन क्यों हुआ? ब्रिटिश भूराजस्व नीतियां और जमींदार। यहाँ पर जहां जहां पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई, जहां जहां पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया गया, वहां जमींदारों ने किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। क्योंकि हम देख चुके हैं जमींदारी व्यवस्था में पूरी की पूरी शक्तियां जमींदारों के पास होती थी। जमींदारी सिस्टम में पूरे के पूरे जो पावर हैं वो जमींदारों के पास हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले आंदोलन की हम चर्चा करें तो अगला है मैसूर किसान विद्रोह। अगला कौन सा है? मैसूर किसान विद्रोह, जो 1830 में हुआ। अब ये कहाँ हुआ? मैसूर में। और इस आंदोलन को नगर किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कृष्णराज वोडेयार तृतीय के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। हमने ये चर्चा की थी कि मैसूर में जब 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान को मार दिया था और दोबारा से वहां वोडेयार वंश को स्थापित किया था। वोडेयार वंश के साथ सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए और एक प्रकार से मैसूर पर ब्रिटेन ने अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। ब्रिटेन ने मैसूर पर इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसी समय हमें देखने मिलता है कि मैसूर के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे राजा कृष्णराज वोडेयार की नीतियों से। तो उन्होंने राजा कृष्णराज वोडेयार तृतीय के प्रति विद्रोह कर दिया था। सिंपल सा सवाल पूछा गया कि नगर किसान विद्रोह कहां से जुड़ा हुआ है? तो नगर किसान विद्रोह मैसूर से जुड़ा हुआ है। अगला आंदोलन देख लेते हैं, नील विद्रोह। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है नील विद्रोह। अब नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद पहला संगठित विद्रोह था। ये 1859 और 1860 के बीच में हुआ। डेट याद रखना बहुत जरूरी है। यह आंदोलन बंगाल में हुआ, लॉर्ड कैनिंग, बंगाल में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इसका नेतृत्व कर रहे थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल। मुख्य रूप से बंगाल के नदिया, जैसोर, फरीदपुर, खुलना, राजशाही, पाबना और बर्दवान वाले क्षेत्र में हुआ। नील नई धान बोई,
नील नहीं धान बोएंगे। कारण ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नील की खेती के लिए बाध्य करना, रासायनिक नील का आविष्कार। पूरी कहानी क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, कहानी शुरू होती है बंगाल के क्षेत्र से। जब मैं बंगाल कह रहा हूं तो उसमें बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी आता है। अब बंगाल का ये जो एरिया है, हम इस क्षेत्र की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, जिसमें नदिया वाला इलाका शामिल है, जिसमें आप देख पाइए कि नदिया वाला इलाका शामिल है, पाबना वाला इलाका है, बर्धमान का इलाका शामिल है। ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर किसान जो है वो नील की खेती किया करते थे। यहाँ पर जो किसान हैं वो नील की खेती कर रहे थे। बिहार में भी कर रहे थे, यहाँ पर भी कर रहे थे। पहले क्या था कि रासायनिक नील नहीं होता था। आज तो हम केमिकली नील जो आता है ना, नील कलर आता है, तो वो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। पहले केमिकल नहीं होता था, नील का एक पेड़ आता था जिससे नीला रंग बनाया जाता था और उस पेड़ की खेती की जाती थी, उसे कल्टीवेट किया जाता था। तो बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों में पाबना बर्दवान नील की खेती हो रही थी और इस नील का प्रयोग ब्रिटिश कपड़ों में हुआ करता था या ब्रिटिश उद्योग जाया करता था और वहां इसका यूज होता था। अब होता यह है कि 1859 और 60 यही वो समय था जब रासायनिक नील का आविष्कार हो गया। जब रासायनिक नील का आविष्कार हो गया, अर्थात केमिकल इंडिगो बन गया। अब जब केमिकल इंडिगो बना, जब रासायनिक नील का आविष्कार हुआ, तो ब्रिटिश जो उद्योग थे उन्होंने कहा कि अब हमें भारतीय नील की आवश्यकता नहीं है, अब हमें इंडियन इंडिगो की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोगों ने यहां कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे, इन्होंने फोर्स किया कि आपको अभी भी नील की खेती करनी पड़ेगी और अब हम आपको पैसा कम देंगे। नील की खेती करनी पड़ेगी और पैसा कम मिलेगा। इसी बात को लेकर के किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्हें नील की खेती करने से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इस बात से हुई कि वो पैसा तो दो जो वाजिब है, लेकिन चूंकि अब उनकी उतनी डिमांड नहीं थी तो ऊपर से उतनी सप्लाई भी नहीं होनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ब्रिटेन के जो भी अधिकारी थे जिन्होंने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। इस बात से किसान परेशान हो गए। तो याद रखना, आंदोलन के दो बड़े कारण थे। कम पैसा दे करके जबरन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नील की खेती करवाना, कम पेमेंट पर ब्रिटिश ऑफिसर्स फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को कि आप इंडिगो का कल्टीवेशन करो। सिर्फ नील की खेती विद्रोह का कारण नहीं था। कई बार हम ये बोल देते हैं कि नील की खेती नहीं, नील की खेती तो पहले से हो रही थी। वहां प्रॉब्लम इस बात से थी कि पैसा कम हो गया, राशि बहुत कम हो गई, जिससे किसानों को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिससे फार्मर्स को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब संगठन बनाया गया। एक प्रॉपर अच्छा आंदोलन था, ये संगठित आंदोलन था, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। और इस आंदोलन में आप देख पाए कि विष्णु और दिवाकर विश्वास, रफीक मंडल, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किसानों को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। 1857 की क्रांति के बाद ये पहला संगठित आंदोलन था। आफ्टर द 1857 रेवोल्यूशन इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। पहला संगठित आंदोलन था। ये सारा आंदोलन हुआ, ये सारा मूवमेंट हुआ। अब इसको समर्थन मिल गया बुद्धिजीवी वर्ग का। जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है उसका समर्थन मिल गया। और बुद्धिजीवी वर्ग में जैसे नील दर्पण नाम का नाटक किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। और एक साप्ताहिक अखबार आता है हिंदू पैट्रियाट, किसका? हरिश्चंद्र का। इन दोनों का समर्थन मिल गया, दोनों ने सपोर्ट कर दिया, आंदोलन सफल रहा। और 1860 में 1860 में
ब्रिटिश गवर्नमेंट को, याद रखिए अब कंपनी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तिटोनकर आयोग बनाना पड़ा और इस आयोग की सिफारिश पर किसानों की समस्या का समाधान किया गया। तो याद रखेंगे 31 मार्च 1860 को WS तिटोनकर की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया और इसने कहा कि अब किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिस किसान को नील की खेती करना होगा, जिसे भी इंडिगो का कल्टीवेशन करना होगा वो करेगा, जिसे नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। दीनबंधु मित्र ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा नील दर्पण। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट नाम का साप्ताहिक समाचार में लगातार इस आंदोलन की खबरें चलाई। वहीं ईश्वर चंद विद्यासागर ने अपने बंगाली अखबार सोम प्रकाश में भी लगातार नील आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों को चलाया। अब यहां से क्या क्या सवाल बनता है? पहला सवाल, नील विद्रोह कब हुआ? नील आंदोलन कब हुआ? क्या जवाब दोगे कि इंडिगो रिवोल्ट या नील विद्रोह 1859 और 1860 में हुआ। दूसरा, नील विद्रोह कहां पर हुआ? बंगाल के नदिया, जैसोर, फरीदपुर, खुलना, राजशाही, पाबना, वर्धमान, इन क्षेत्रों में नील आंदोलन हुआ। तीसरा, नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसके मेजर लीडर कौन थे? तो जवाब देंगे दिगंबर विश्वास, मैंने दिवाकर बोल दिया था गलती से, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल, ये प्रमुख इसके लीडर थे। विश्वास बंधु कहा जाता है। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। मांग क्या थी? कि जबरन नील की खेती करा रहे हो बहुत कम पैसे दे करके। मैं फिर से बता रहा हूं, नील की खेती करना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यह थी कि उसके बदले में बहुत कम राशि मिल रही थी और किसानों का शोषण किया जा रहा था। आंदोलन क्या रहा? सफल आंदोलन रहा और यह बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए, एक सफल आंदोलन। इस आंदोलन के बाद WS तिटोनकर समिति बनाई गई। इसे इंडिगो कमीशन भी कहा जाता है। WS तिटोनकर की अध्यक्षता में इंडिगो कमीशन बनाया गया और इस कमीशन ने कहा कि अब किसानों को फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए। समर्थन किसने दिया? 3 लोगों ने समर्थन दिया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट में आर्टिकल लिखे। ईश्वर चंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश, जो कि एक बंगाली अखबार था, उसमें भी आर्टिकल लिखे। तो 2 न्यूज़पेपर के नाम भी याद हो गए। ओके, तो अब तक हम कितने आंदोलन पढ़ चुके हैं? सर हमने अब तक 4 आंदोलन पढ़ लिए। ऐसे ही चलेगी क्लास। आपको लगेगा कि स्लो चल रही है, स्लो चलेगी, पर हमें याद करना है। ठीक है, सबसे पहले रंगपुर। ठीक, हमने रंगपुर पढ़ा। कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ सर। ठीक है, फिर हमने एक और आंदोलन पढ़ा, एक और मूवमेंट पढ़ा, यह था पागलपंथी। कहां हुआ ये आंदोलन? सर ये गारो पहाड़ियों वाले क्षेत्र में हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? टीपू मीर, करम शाह के पुत्र। फिर एक और आंदोलन हमने पढ़ा, मैसूर को नगर किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा आंदोलन हमने कौन सा पढ़ा? नील विद्रोह या इंडिगो रिबिलियन। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 और 60 में। यह भी कहां पर हुआ? बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा था? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल। नील नहीं धान बोई, मतलब नील की खेती नहीं करेंगे, धान की खेती करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़िया तरीके से चीजें याद करते जाइए। चीजें जितनी ज्यादा याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है, अगला जो हमारा प्रमुख आंदोलन है, यह है पाबना विद्रोह। ठीक है, पाबना आंदोलन ये अहिंसक आंदोलन था। 1873 और 1876 के बीच में
पाबना विद्रोह हुआ। अब हमने अभी पाबना के बारे में पढ़ा था, तो यह भी कहाँ पर बंगाल वाले क्षेत्र में ही हो रहा था। बंगाल का यूसुफ शाही और पाबना वाला इलाका। इस समय नॉर्थ ब्रुक जो है वो भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय था। नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक भारत का गवर्नर जनरल और वायसरॉय था। नील आंदोलन के समय कैनिंग था। तो ये अहिंसक आंदोलन था। ये इसकी बहुत बड़ी बात थी कि ये बहुत बड़े हद तक नॉन वायलेंट किस्म का मूवमेंट था और इसमें कंस्ट्रक्टिव काम बहुत सारे किए गए थे, रचनात्मक कार्य इसमें बहुत सारे किए गए थे। अब कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब क्या होता है? विरोध करने के तरीके। जैसे आपने कहा कि हम धरना देने के लिए बैठ जाएंगे, हम कपड़ों की होली जलाएंगे, हम अपने घर की लाइट नहीं जलाएंगे, हम ऑफिस नहीं आएंगे। ये कंस्ट्रक्टिव तरीके होते हैं, ये रचनात्मक तरीके होते हैं विरोध करने के। ठीक है, तो पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था 73-76 में और ये अहिंसक नॉन वायलेंट था। इसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, खोदी मल्लाह, इन सभी लोगों ने किसान संघ बनाया। इन सभी लोगों ने एक संस्था बनाई जिसे फार्मर यूनियन कहा जाता था या किसान संघ कहा जाता था और इस किसान संघ के बैनर के नीचे ये पूरा का पूरा आंदोलन हुआ। तो खोदी मल्लाह, शंभूपाल और ईशान चंद्र रॉय, ये तीन लोग मुख्य रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। खोदी मल्लाह का नाम बहुत जरूरी है। यह विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था, ना कि अंग्रेजों के। और इनका एक प्रसिद्ध कथन था, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब यही था कि जमींदार जहां जहां पर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, जहां जहां पर परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था, वहां वहां किसान बहुत ज्यादा प्रताड़ित था, वहां वहां फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि जमींदार ही तो उनका शोषण कर रहे थे। तो यहां तो ये बात हो ही नहीं रही कि हमको मुक्त कर दो, यहां बात इस बारे में हो रही है कि भाई साहब इन जमींदारों के चंगुल से हमें बचाओ और यहां भी रैयतवारी जैसी व्यवस्था लागू कर दो। सीधा ब्रिटिश सरकार हमसे लगान वसूले, तो हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं, जमींदारों के रैयत हम नहीं होना चाहते। इस आंदोलन को आधार बना करके मुशर्रफ हुसैन ने एक किताब लिखा, जमींदार दर्पण। अब ये पूछ लिया गया, नील दर्पण सभी को पता है कि दीनबंधु मित्र ने लिखा था, लेकिन पूछा जमींदार दर्पण किसने लिखा? तो याद रखिएगा, जमींदार दर्पण मुशर्रफ हुसैन के द्वारा लिखा गया था। इसी आंदोलन में 1885 में 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, बंगाल टेनेंसी एक्ट पास किया गया था। हमने पढ़ा भी था, स्थायी बंदोबस्त के समय, परमानेंट सेटलमेंट के समय भी हमने बंगाल टेनेंसी एक्ट के बारे में बात की थी और किसानों को राहत प्रदान की गई, रिलैक्सेशन दिया गया फार्मर को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, जिन्होंने इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, ये मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में सुधार के लिए बनाई गई थी इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन के मंच से इन्होंने पाबना विद्रोह का समर्थन किया था। तो अब ये भी याद हो गया कि अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की संस्था का नाम इंडियन एसोसिएशन था और इन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब देखिए, सवाल बना लेते हैं, पाबना विद्रोह कब हुआ? 1873 से 76 के बीच में। कहां हुआ? बंगाल में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? खोदी मल्लाह, शंभूपाल, ईशान चंद्र रॉय। तीनों ने कौन सा ग्रुप बनाया? किसान संघ की स्थापना की। आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। वो जमींदार जो लगातार किसानों का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। कौन सा समर्थन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन जो बनाई गई थी, उन्होंने भी समर्थन किया। मुशर्रफ हुसैन के द्वारा जमींदार दर्पण नाम का नाटक लिखा गया और 1885 में 1885 में बंगाल और बिहार टेनेंसी एक्ट पारित किया जाता है।
ठीक है, अब देखिए उसने यही प्रश्न पूछा कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया। अब क्यों पूछा? वो स्थायी बंदोबस्त से नहीं पूछा गया, ऑल्दो हमने वहां पढ़ा है वो पाबना से पूछा गया। तो सवाल इंटरलिंक होके कहीं ना कहीं से पूछ ही लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये याद रखना। तो हमारा एक और लिस्ट में हम आंदोलन ऐड कर देते हैं कि हमने एक और मूवमेंट पढ़ लिया। और वो आंदोलन कौन सा है सर? ये है पाबना। ये कौन सा विद्रोह है? पाबना विद्रोह। 1873 से 76 के बीच में यह भी बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। रंगपुर भी बंगाल में हुआ, पागलपंथी भी बंगाल में हुआ, नील भी बंगाल में हुआ और पाबना भी बंगाल में हुआ। ये सब बंगाल में होने वाले प्रमुख आंदोलन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आंदोलन की बात करते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला जो आंदोलन है यह है दक्कन विद्रोह या दक्कन के दंगे। दंगे इसलिए क्योंकि ये हिंसक हो गया था, ये वायलेंट हो गया था। 1875 में हुआ, 1875 में हुआ बंबई में। अब दक्कन मतलब बॉम्बे वाला इलाका। कारण था महाजनों के द्वारा शोषण। 1864 में अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हो गया, कपास की कीमतों में गिरावट आ गई। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया और साहूकारों से कहा गया कि वो भूमि पर कब्जा ना करें। अब ये कहानी सुनो पूरी की पूरी। दक्कन का विद्रोह या दक्कन के दंगे जो 1875 में हुए, उसके पीछे हमें थोड़ा सा रैयतवारी व्यवस्था को समझना होगा। हमने डिस्कस किया था कि रैयतवारी व्यवस्था एल्फिंस्टन ने बॉम्बे में लागू की थी और रैयतवारी व्यवस्था के तहत किसान अर्थात रैयतों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था, लैंड के ओनरशिप राइट दिए गए थे। 1861 के आसपास की बात है जब अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत होती है, अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत होती है। जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ, वहां पर कपास यूरोप आना बंद हो गया। कपास अमेरिका से ही जाता था, कॉटन अमेरिका से ही जाता था। तो भारत में कहा गया कि कॉटन उगाओ। अब भूगोल से अगर हम कनेक्ट करें तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो इलाका है, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और महाराष्ट्र की जलवायु भी इस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छे से होती थी, तो यहाँ के लोगों ने कपास को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अब बहुत से किसान ऐसे थे जिन्होंने साहूकारों से पैसा ले करके कपास की खेती को करना शुरू किया था, क्योंकि कपास की कीमत अच्छी मिल रही थी। लेकिन 1864 में अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हो गया, अमेरिका का सिविल वॉर खत्म हो गया और दोबारा से अमेरिका ने यूरोप को कपास की सप्लाई शुरू कर दी। अब यहां किसानों ने पैसा लगा करके कपास की खेती करना शुरू किया। एकदम से भारतीय कपास की डिमांड बहुत कम हो गई, भारतीय कपास की मांग बहुत नीचे चली गई। जैसे ही इंडियन कपास की मांग नीचे गई, कपास की कीमत भी कम हो गई। अब लोगों ने लोन लिया था, किन से? साहूकारों से। साहूकारों ने कहा कि अब तो लोन चुकाओ, नहीं तो हम आपकी जमीन को जब्त करके नीलाम कर देंगे। और वही किया, साहूकार किसानों की जमीनों को नीलाम करने लगे। इसी के विरोध में एक हिंसक आंदोलन भड़क गया। तो यह भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, साहूकारों के खिलाफ था। और अंततः ब्रिटेन की सरकार को 79 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाना पड़ा और साहूकारों से कहा गया कि अब जमीन पर कब्जा मत करना, जमीन पर कब्जा मत कीजिएगा किसानों की। तो ये दक्कन का विद्रोह या दक्कन के दंगे थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दक्कन का आंदोलन हो गया। तो अगला हम ऐड कर देते हैं इसमें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हो गया सर दक्कन, दक्कन का विद्रोह 1875 में। ओके, ये बॉम्बे में हुआ। अब देखते जाओ जरा कि हर जगह की व्यवस्था, हर जगह आपको रैयतवारी, महलवारी और स्थायी बंदोबस्त मिलेगा। जहां शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं कि जहां जहां स्थायी बंदोबस्त जाएगा वहां वहां जमींदार शोषण करेंगे, और जहां रैयतवारी और महलवारी जाएगी वहां पर महाजनों के द्वारा शोषण किया जाएगा। वहां पर जो भी महाजन होते हैं वो शोषण करेंगे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला जो हमारा आंदोलन है, नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है, यह है दिरांग आंदोलन। दिरांग को पथरू घाट विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उसी क्षेत्र में हुआ था, असम के पथरू घाट वाले इलाके में हुआ था दिरांग आंदोलन। तो ये कामरूप, दिरांग, पथरू घाट, इन सभी क्षेत्रों में भू राजस्व की दर एकदम से 70% कर दी गई, 70% कर दी गई। यहाँ रायज मेला, कर वृद्धि के विरोध में किसानों ने रायज मेला नाम का एक शांतिपूर्ण सम्मेलन भी शुरू किया था। असम के कुछ इलाकों में आप याद करें तो आपको जानकारी मिलेगी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया था कुछ क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में। स्थायी बंदोबस्त में कभी भी आप लगान की राशि नहीं बढ़ा सकते थे, पर उन व्यवस्थाओं में लगान की राशि बढ़ाई जा सकती थी। तो लगान की राशि बढ़ा करके 70% कर दी। पथरू घाट जो कामरूप और दिरांग वाला इलाका है, वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया और इसके लिए रायज मेला नाम का एक संगठन बनाया। शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करते थे, ये आपको याद रखना है। दिरांग आंदोलन या दिरंग मूवमेंट, ये 1893-94 में हुआ। तो अगला हम यहां ऐड कर दे रहे हैं दिरांग, दिरांग या पथरू घाट या असम विद्रोह, असम विद्रोह। ठीक है, यहां भू राजस्व में बढ़ोतरी और रायज मेला, रायज मेला ये कीवर्ड है। ठीक है, 7 आंदोलन हो गए। रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था जमींदारों के खिलाफ। पागलपंथी विद्रोह गारो में टीपू मीर ने। मैसूर नील विद्रोह 59 और 60 में बंगाल में। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल। सिटोनकर, WS सिटोनकर आयोग बनाया गया था 1860 में। ठीक है, पाबना विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था। किसान संघ बनाया गया ईशान चंद्र रॉय, शंभूपाल और खोदी मल्लाह के द्वारा। दक्कन विद्रोह बॉम्बे में हुआ साहूकारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, क्योंकि साहूकारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। दिरांग, पथरू घाट और असम, ये असम वाले क्षेत्र में हुआ। यहां पर भी एकदम से लगान की जो दर थी वो 70% कर दी गई, उसमें वृद्धि कर दी गई। अगले आंदोलन पर आते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट पर आते हैं। सारे याद करते चलना, एट द एंड यही चीजें ना फिर बहुत अच्छे से मैप में भी बना लेंगे और एक बार चीजों को रिकॉल कर लेंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट है, ये इंग्लिश में भी लिखा है, हर चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है, सो देख लेना एक बार। परेशान मत होना कि हिंदी इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और कंसेप्ट अगर समझ पा रहे हो, मैं हर एक वर्ड बोलते जा रहा हूं वैसे भी इंग्लिश में, और फिर कंटेंट भी आपको इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद आते हैं चंपारण आंदोलन। अब आधुनिक आंदोलनों की तरफ आप आते जाओगे, मॉडर्न मूवमेंट की तरफ आते जाओगे। 19 अप्रैल 1917 के आसपास चंपारण आंदोलन होता है बिहार में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। महात्मा गांधी का भारत में यह पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी, जिन्हें इस आंदोलन के पहले सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता था, ऑल्दो उनके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग अफ्रीका में एक बार हुआ था, लेकिन भारत में इस शब्द को पॉपुलर किया था श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब उन्होंने गांधी जी के लिए चंपारण आंदोलन के बाद पहली बार महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। ये आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ और कारण था नील की खेती के लिए तिनकठिया या 3 कठिया प्रथा का उपयोग। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से निवेदन किया कि वो चंपारण आए और यहाँ के किसानों की स्थिति को समझें। गांधी जी के साथ बृजकिशोर, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये समिति में भी थे, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलक, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और JB कृपलानी भी आंदोलन में शामिल थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। NG रंगा जो महासचिव थे किसान सभा के, उन्होंने इसका विरोध किया।
10 जून 1917 को चंपारण जांच समिति बनाई गई FG स्लाइड की अध्यक्षता में। 4 मार्च 1918 को चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और तिनकठिया प्रणाली का अंत किया गया। इवन यूरोप के बागान मालिकों ने अवैध रूप से जो 25% हिस्सा, अवैध रूप से जितना भी पैसा किसानों से लिया था उसका 25% उन्हें वापस लौटाना पड़ा। अब ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। यह आंदोलन भी बंगाल के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन भी बंगाल वाले इलाके से जुड़ा है। तो बिहार बंगाल वाला ही क्षेत्र कहलाता था। तो बिहार में एक जगह है चंपारण, आज भी है चंपारण, ठीक है, बिहार में चंपारण है और हमारे बहुत से दोस्त चंपारण से होंगे भी। चंपारण में तिनकठिया पद्धति चलती थी। तिनकठिया पद्धति चलती थी। इस तिनकठिया पद्धति में किसानों को, जैसे मान लीजिए कि एक किसान के पास, ऐसा मान लेते हैं कि 1 एकड़ की जमीन है, या और आसान भाषा में मान लेते हैं कि 100 वर्ग मीटर की जमीन है। तो इसके 3/20 भाग पर, या हम कहें 15% भाग पर, मतलब कितना हो गया, 15 वर्ग मीटर, इतने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसके बदले वही महानी, किसानों को सही तरीके से पैसा नहीं मिलता था, किसानों का शोषण हो रहा था, फार्मर का शोषण हो रहा था। ब्रिटेन के अधिकारी किसानों का शोषण किया करते थे। तो यहाँ के एक व्यक्ति थे और उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, लखनऊ सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था और उग्र दल को, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे लोग शामिल थे, इन्हें दोबारा से कांग्रेस में शामिल किया गया था। इन्हें दोबारा से कांग्रेस में शामिल किया गया था, ठीक है। तो लखनऊ सम्मेलन हुआ। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि लखनऊ सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, पता कीजिए लखनऊ सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसी सम्मेलन में राजकुमार शुक्ल ने मोहनदास करमचंद गांधी से निवेदन किया, उस समय तक ये महात्मा नहीं थे दोस्तों, निवेदन किया कि आप चंपारण चलिए और यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, ब्रिटेन के लोग बहुत शोषण कर रहे हैं, आप इनकी मदद कीजिए। गांधी जी ने निवेदन को स्वीकार किया स्थिति को देख के, और वो चंपारण पहुंचे। पहले स्थिति का जायजा लिया और अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई, चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसे हम चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी का, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन था। भारत में प्रथम आंदोलन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का ये भारत में पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी की सहायता करने के लिए बहुत से लोग आए, जिसमें JB कृपलानी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुग्रह नारायण सिन्हा का नाम जरूरी है, CF एंड्रयूज भी इस समय यहीं पर थे। उसके अलावा नरहरि पारेख भी थे, महादेव देसाई भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग गांधी जी की सहायता करने के लिए आए, गांधी जी की हेल्प करने के लिए आए। आंदोलन इवेंचुअली सफल रहा और 1918 में एक समिति बनाई गई थी स्लाइड की अध्यक्षता में, और उस समिति ने यह कहा कि अब यहाँ तिनकटिया पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी जबरन किसानों से नील की खेती नहीं कराएगा, और जो यूरोप के मालिकों ने यहाँ पैसा वसूला है गलत तरीके से, या जो पेमेंट नहीं दी है जो उन्हें दी जानी थी, उसका 25% कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। ये आंदोलन गांधी जी के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। जो भी लोग गांधी जी को पढ़ते हैं वो हमेशा मानते हैं कि यह आंदोलन गांधी जी के भारत में सफलता के लिए बहुत जरूरी था।
बिकॉज गांधी जी अभी अभी अफ्रीका से आए थे, भारत की परिस्थितियों को समझ रहे थे और एक नई तरीके की चीजें लेकर के आ रहे थे वो कांग्रेस में। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस बुद्धिजीवियों की संस्था मानी जाती थी। गांधी जी ने कांग्रेस को आम जन की संस्था बनाया था। उनके जैसे बात करना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को समझना, वो गांधी जी ने किया। या गांधी जी का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर। एक बहुत अच्छे लेखक है, वो लिखते हैं कि भारत के हर घर में गांधी है। आज भारत में जब भी कुछ होता है तो हम प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये गांधीयन आइडियोलॉजी का हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। अलग अलग तरीके से हम विरोध करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। तो हर घर में गांधी है। गांधी, बहुत कम नेता होते हैं दुनिया में जो पीढ़ियों को प्रभावित कर जाते हैं, उसमें से एक गांधी है। जो गांधी का विरोध करते हैं ना, उनके अंदर भी, उनकी सोच में भी गांधी है, क्योंकि वो जनरेशन को प्रभावित किए हैं इंडिया की। और एक बहुत अच्छा सवाल भी पूछा गया कि अगर गांधी जी नहीं होते तो भारत की स्वतंत्रता कैसी होती? बहुत अलग होती। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता इतनी कॉन्क्रीट हो सकी, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, उनकी आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ ही बहुत से देश आजाद हुए थे, आज भी उन देशों में एक अच्छा संविधान नहीं बन पाया। हमारे साथ ही म्यांमार आजाद हुआ, हमारे साथ ही नेपाल में भी एक स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई, श्रीलंका में स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई, पाकिस्तान अलग होकर के क्या हुआ इन देशों का? आज भी वहां राजनीतिक उथल पुथल है। हमने तो एक संविधान बनाया, वो भी आज तक फेल नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है ये! क्योंकि फाउंडेशन, उसकी वैल्यूज अच्छी थी। और जब भी आपकी वैल्यू में नॉन वायलेंस होगा ना, रिक्वेस्ट होगा, परसुएशन होगा, वो चीज फेल नहीं करेगी। क्योंकि लोग ना हथियारों का सामना कर सकते हैं, पर अनुग्रह का सामना कब तक करोगे? आप उन लोगों को मार रहे हो जिनके हाथ में हथियार नहीं है, कितने लोगों को मारोगे? एट द एंड आप रुक जाओगे। वो गांधीयन आइडियोलॉजी है, वो गांधीयन वैल्यू है जो हमें इन्फ्लुएंस करते हुए चली गई। और आज भी प्रेजेंट डे की जनरेशन में भी गांधीयन आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जी की बहुत सारी एक्टिविटीज आप देखोगे, दे आर एसोसिएटेड विद द गांधीयन आइडियोलॉजी, है ना। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, गांधीयन आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला है। स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी को ही आगे किया गया, बहुत सारे कैंपेन में गांधी जी को आगे किया जाता है, बिकॉज कॉन्क्रीट आइडियोलॉजी बनाई उन्होंने। ये आंदोलन गांधी जी के लिए मील का पत्थर था, क्योंकि इसी आंदोलन की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से गांधी जी को एक नेशनल लीडर के रूप में जगह मिल गई। और अब उनके लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा था, और गांधी जी बहुत अच्छे से उस रास्ते पर चले, बहुत बढ़िया तरीके से उस रास्ते पर गांधी जी चलने लगे। ठीक है। अब इसी आंदोलन के बाद श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कह के पुकारा था। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक बार और हो चुका था। महात्मा वर्ड गांधी जी के लिए ऑलरेडी यूज किया जा चुका था। एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था, और उनका मानना यह था कि गांधी जी को किसानों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये किसान सभा के महासचिव रहे थे, ये किसान सभा के महासचिव थे। ये पूछा गया सवाल था, आई गेस, एमपीपीएससी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन लोगों ने सपोर्ट किया था। तो कौन, किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तिनकठिया पद्धति हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी की थी। ब्रज किशोर, CF एंड्रयूज, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अनुग्रह नारायण सिन्हा का। राजकिशोर प्रसाद, HS पोलक, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भी थे, महादेव देसाई, ठीक है, राजेंद्र बाबू के नाम से प्रसिद्ध नरहरि पारेख और JB कृपलानी। ये सारी बातें याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। ठीक है, चलिए, तो अब एक और आंदोलन हम अपनी लिस्ट में ऐड कर देते हैं सर, और ये आंदोलन है चंपारण आंदोलन। ये आंदोलन है चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट, अप्रैल 1917।
एक बात और मैं आपसे बोलूँगा, देखो हो सकता है आप मेरी बात से बहुत डिसएग्री करो, और आज करोगे, मैं इस बात को ये भी जानता हूँ। मेरे बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी के बारे में व्हाट्सएप या फेक सोर्सेस से पढ़ के आए हो, आपको गांधी जी से जितनी नफरत करनी है आप उतनी नफरत करो, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि एक बार पढ़ना जरूर गांधी जी को, उसके बाद जितनी नफरत करनी है करना। बहुत दुख होता है इस बात का कि हम वायलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। कितनी अलग बात है ना कि एक व्यक्ति जिसने वायलेंस किया, उस व्यक्ति को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के रूप में देखो ना कि ये कितनी कितनी अलग बात है, बिना सच्चाई को जाने। और यही हमारे जीवन में भी होता है। हम लास्ट क्लास में भी आपको एक बात बोली थी कि नकारात्मकता हमेशा हमें आकर्षित करती है। जब आपको एक व्यक्ति बताएगा ना कि यार फला व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके इतनी सफलता अर्जित कर ली, आप कभी भी उसकी बात को गौर से नहीं सुनोगे। लेकिन तुरंत जब बताएगा कि देखो उस व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया, वो नीचे गिर गया, वो बर्बाद हो रहा है, वो आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। हम बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जेन्युइनली जिन्हें दूसरे को आगे बढ़ते देखना अच्छा लगता है। 99% वही है जिन्हें लोगों को नेगेटिव करने में मजा आता है। आप कोई भी एक नेगेटिव कमेंट करना, उस पर 10 15 20 लाइक ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिकॉज वो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। वो दर्शाता है कि इंसान के रूप में हम ऐसे ही हैं। ठीक, तो नकारात्मकता थोड़ी सी भी आती है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। वट आई बिलीव, यू वॉन्ट टू हेट गांधी, बट जस्ट रीड गांधी देन हेट। तो आपको भी फिर नफरत करने में मजा आएगा, है ना। पढ़ लिख के नफरत करो अगर नफरत करना ही है तो। आगे बढ़ जाते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट। ये भी गांधी जी का आंदोलन था। 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918, 22 मार्च 1918। ये गुजरात में हुआ आंदोलन। ये गुजरात में हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, अभी भारत में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही है। महात्मा गांधी यहाँ मुख्य भूमिका में थे। गांधी जी यहाँ पर मेन लीडरशिप को संभाल रहे थे। इसमें सरदार पटेल, अब सरदार पटेल जुड़ेंगे। हालांकि इस समय इन्हें सरदार पटेल के नाम से नहीं जाना जाता था। अभी सरदार पटेल बनने के लिए इनको 10 साल बाकी है। ठीक है, अभी इन्हें सरदार पटेल बनने के लिए 10 साल बाकी है। एक और इतने इंस्पिरेशनल फिगर हैं जो जिनसे पर्सनली तौर पे बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, सरदार पटेल। डिटर्मिनेशन क्या होता है वो इनसे पूछे, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हालांकि अभी ये वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही जाने जाएंगे। बारदौली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिलेगी। इंदुलाल याग्निक बहुत बड़ा नाम है, मोहनलाल पांड्या और विट्ठल भाई पटेल, ये सहायक हैं गांधी जी के खेड़ा आंदोलन में। 1917 और 18 में खेड़ा वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा। ब्रिटिश कानून के अनुसार फसल 25% से अधिक अगर खराब है तो किसानों को कर माफी मिलनी थी। यहाँ कुनबी पाटीदार किसान मुख्य रूप से रहा करते थे। जुलाई 1918 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के तहत कर न देने की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार का आदेश कि लगान सिर्फ सक्षम लोगों से वसूला जाए। वास्तव में ना सत्याग्रह का बहुत अच्छा प्रयोग था खेड़ा। समझना खेड़ा की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी को जरा समझना ध्यान से। बड़ी मजेदार कहानी है खेड़ा की भी, आपको बहुत सी बातें और सत्याग्रह का वास्तविक मतलब आप खेड़ा से ही जान पाओगे। जो खेड़ा का इलाका है वो गुजरात वाले क्षेत्र में आता है। ये गुजरात का इलाका है और यहीं पर खेड़ा वाला इलाका है, खेड़ा गुजरात में। अब यहाँ पर किसान थे मुख्य रूप से कुबनी पाटीदार समुदाय के किसान। कुबनी पाटीदार समूह के किसान यहाँ खेती किया करते थे। 1917 और 18 में यहाँ अकाल पड़ गया। मतलब अकाल का मतलब ये था बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, जिस वजह से फसल बर्बाद हो गई। जिस वजह से फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो यहां पर एक कानून था, ब्रिटिश कानून ही था। कानून किसने था? जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। तो एक कानून था कि अगर 25%
या उससे अधिक फसल बर्बाद हो जाए तो कर माफी कर दी जाएगी, जो टैक्स है उसको माफ कर दिया जाएगा। तो ये तो कानून है, कानून में ही लिखा हुआ है, ये वाली बात कानून में ही लिखा है ना, कोई अलग से बात तो है नहीं। अब कानून में ही लिखा है कि अगर 25% से ज्यादा फसल बर्बाद हो जाए तो फसल जो कर है वो माफ कर देना चाहिए। लेकिन यहां के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कर वसूला। तो गांधी जी आए और गांधी जी ने यहां सत्य का आग्रह किया। गांधी जी ने यहां सत्य का आग्रह किया। सत्य के आग्रह का मतलब यह था, गांधी जी ने कहा कि आपका ही कानून है, मतलब ये सत्य है, हम तो इसी का आग्रह कर रहे हैं कि इसको मान लीजिए। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य का आग्रह, और जहां आग्रह शब्द है वहां हिंसा नहीं हो सकती। आग्रह हमेशा विनम्रता के साथ रचनात्मक तरीकों से की जाती है, कभी हिंसा से आग्रह नहीं किया जाता। मैं आपसे आग्रह इस तरह से नहीं करूंगा, एक पेन दे दे मुझे, ऐसे आग्रह करेंगे? बिल्कुल नहीं। आग्रह का मतलब ये होता है कि कृपया हमें एक पेन दे दीजिए, कृपया एक गिलास पानी पिला दीजिए, यही तो आग्रह है। और सत्य का आग्रह किया। गांधी जी ने कहा कि ये जो कानून है ये आप ही ने बनाया है, इस कानून का पालन करें। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने पालन नहीं किया, तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि कोई भी व्यक्ति लगान नहीं देगा। किसानों से कहा कोई भी व्यक्ति लगान नहीं देगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ना यहां से गांधी जी से डरना शुरू हुई थी। यहीं से गांधी जी से डर शुरू हुआ था कि इस व्यक्ति के पास बहुत खतरनाक वेपन है जो अब तक इंडिया में कोई लेके नहीं आया। वो हथियारों से नहीं डरते थे, क्योंकि वायलेंस का जवाब वायलेंस से दिया जा सकता है, बट नॉन वायलेंस को कैसे आंसर करोगे? हिंसा से, अहिंसा से कैसे लड़ोगे? यहां से पहली बार समझ में आया। अफ्रीका में ऑलरेडी गांधी जी ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान कर चुके थे। इस आंदोलन के बाद अगेन उन्हें समझ में आया कि अब इंडिया में एक बहुत नया फेज शुरू होने वाला है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा भी था कि दिस मैन इज गोइंग टू नोज यू डाउन, मतलब ये व्यक्ति आपकी नाक में दम करने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, ये उसी समय का स्टेटमेंट है और ऐसा हुआ। गांधी जी ने अपनी मांग रखी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिमांड माननी पड़ी। कंपनी ने ही गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई किसान लगान देने में सक्षम है तो वो लगान दे दे, और जो नहीं दे सकता वो ना दे। इस तरीके से खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ, खेड़ा मूवमेंट भी सफल हुआ। तो चलिए हम एक और, इसमें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, विट्ठल भाई पटेल और मोहनलाल पांड्या, इन सभी लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। इन सभी लोगों ने गांधी जी को हेल्प किया था। तो अब एक और आंदोलन हम इसमें ऐड कर देते हैं, और वो है खेड़ा आंदोलन, वो है खेड़ा मूवमेंट 1918। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 4-5 आंदोलन और बचे हैं, 15 के आसपास है इंपॉर्टेंट मूवमेंट, और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ जी, हमारा पूरा आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आंदोलन है, नेक्स्ट जो मूवमेंट है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए जरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आंदोलन है ये है मालाबार का मोपला विद्रोह। ये है मालाबार का मोपला विद्रोह, ये केरल में हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय भी है। यहां पर नेतृत्व अली मुस्लियार, कुंज अहमद हाजी ये कर रहे थे। मोपला मालाबार तट पर निवास करने वाले अरब मूल के मुस्लिम किसान थे। कारण लगान की उच्च दरें, जमींदार और ब्रिटिश राज की शोषणकारी नीतियां। अंग्रेजों द्वारा तिरुडांगड़ी मस्जिद में छापे के बाद हिंसात्मक स्वरूप। वैगन त्रासदी 19 नवंबर 1921, तिरूर से पेडुनार और कोयम्बटूर जा रही मालगाड़ी में 67 कैदियों की दम घुटने से मौत। 2500 से अधिक मोपलाओं की हत्या करके विद्रोह को दबा दिया गया। मोपला विद्रोह 2 बार हुआ है। पुराना वाला अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
पर 1921 का मोपला विद्रोह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझते हैं कि ये मोपला विद्रोह कैसे आया, क्या कहानी है, ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ये जो इलाका है, केरल वाला इलाका है, इस पूरे इलाके को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये कौन सा इलाका है? तो इस इलाके को हम मालाबार, एक सेकेंड, इस इलाके को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ बहुत लंबे समय से अरबी आ रहे थे, अरबिक बहुत लंबे समय से यहाँ आ रहे थे, अरबी व्यापारी बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों में आ रहे थे। तो यहाँ पर जो अरबी व्यापारी हैं, जो अरबी मुसलमान हैं, वो यहाँ बस गए। अब व्यापार तो वो नहीं कर रहे थे, तो ये जो अरबी मुसलमान यहाँ रहने लगे, ये यहाँ खेती करने लगे, ये यहाँ किसानी का काम करने लगे, क्योंकि व्यापार अब यूरोपियों के अधिकार में था, तो व्यापार के ज्यादा अवसर थे नहीं। तो ये अरबी मुसलमान जो यहाँ खेती करते थे, इन्हीं को मोपला बोला जाता था। इन्हीं को क्या बोला जाता था? मोपला। 1921 में, 1921 में इन्होंने, अर्थात जो मोपला थे, इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। शुरुआत में ये जो आंदोलन था, ये अहिंसक आंदोलन था, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। अब ये आंदोलन इसलिए हो रहा था कि यहाँ जो जमींदार हैं, जमींदार वो शोषण कर रहे थे किसानों का, मतलब बहुत ज्यादा लगान ले रहे थे, और अधिकांश जमींदार यहाँ हिंदू थे। मैक्सिमम जो जमींदार थे वहाँ हिंदू थे। शुरू में ये अहिंसक था, इवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी शुरू में इसको समर्थन दिया था, लेकिन जब ये हिंसक हो गया तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अब ये हिंसक हुआ कैसे? तो इसके दो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, अली मुस्लियार और हाजी। इसके दो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, एक थे अली मुस्लियार, ये इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ एक मस्जिद थी, और मस्जिद का नाम था तिरुरांगड़ी मस्जिद। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिरुरांगड़ी मस्जिद इस पर छापेमारी कर दी। इससे अगेन धार्मिक मामले आहत हो गए, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, जो रिलीजियस फीलिंग्स थी, वो धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हो गई, और अधिकांश ये मोपला थे। तो धार्मिक भावनाएं जब आहत हुई तो ये हिंसक रूप ले लिया, और चूंकि इसमें जमींदार हिंदू थे, विद्रोह करने वाले मुसलमान थे, तो ये सांप्रदायिक भी हो गया, ये कम्युनल भी हो गया, लेकिन वास्तविक तौर पे ये सांप्रदायिक था नहीं। और जैसे ही इन्होंने हिंसा की, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बैठी हुई थी, इन्होंने एक बहुत बड़ा दमन चक्र चलाया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा जाता है कि 2500 से अधिक मोपलाओं को मार दिया गया, 2500 से अधिक। और एक ट्रेन जाती थी कोयम्बटूर, तिरूर से कोयम्बटूर के लिए एक मालगाड़ी में बहुत सारे कैदियों को एक छोटे से डिब्बे में भर दिया, और जब डिब्बे को खोला गया तो उसमें 67 लोगों की मौत हो चुकी थी। ब्लैक होल थ्योरी के एविडेंस तो नहीं मिलते, पर वैगन थ्योरी के एविडेंस मिलते हैं। और 19 नवंबर 1921 को तिरूर से कोयम्बटूर जाने वाली ट्रेन की मालगाड़ी के डब्बे में 100 से ज्यादा लोगों को भरा गया। 67 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, 67 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, और इसी को वैगन त्रासदी कहा जाता है। इस तरह से अमानवीय तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विद्रोह को दबा दिया, दमन हुआ इस विद्रोह का। तो मोपला विद्रोह यही था, मोपला मूवमेंट यही था। तो अगला आंदोलन हम इसमें ऐड जो करेंगे वो है मालाबार का मोपला विद्रोह। यह है मालाबार का मोपला विद्रोह 1921। चलिए 4 आंदोलन और बचे, 3-4 आंदोलन, इनके बारे में और बात कर लेते हैं। इसके बाद है संयुक्त प्रांत किसान सभा। 1918 में
इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा संयुक्त प्रांत किसान सभा बनाई गई। वहीं 1920 में बाबा रामचंद्र की कहानी भी बहुत अलग है। ये फिजी के एक मजदूर थे, फिजी में जाकर के मजदूरी करते थे, भारत वापस आए और फिर जाकर के ये किसान आंदोलन से जुड़े। तो अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी। वहीं बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी और NG रंगा ने आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की थी। अब ये पूरा आंदोलन चला कैसे? तो संयुक्त प्रांत में अवध वाले क्षेत्र में यहां पर किसान सुधारों की मांग की गई और इसकी शुरुआत की इंद्र नारायण द्विवेदी ने, जब उन्होंने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की। संयुक्त प्रांत यूपी वाला इलाका है। फिर बाबा रामचंद्र, जो कि फिजी के गिरमटिया मजदूर थे, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मित्र, दुर्गा पाल सिंह, झिंगुरी पाल सिंह, इन सभी लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में इलाहाबाद में बनाई गई थी। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय इसमें शामिल थे। 1919 में झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने प्रतापगढ़ के जमींदारों से का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, नाई धोबी बंद। यह भी एक रचनात्मक तरीका होता था, सामाजिक बहिष्कार अर्थात सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट का मतलब था कि समाज का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई संपर्क नहीं रखेगा और समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सेवाएं आपको प्रदान नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई भी सेवा आपको प्रदान नहीं की जाएगी। ना धोबी की सेवा, नाई की सेवा, कोई भी सेवा नहीं, टीचिंग की सेवा, कुछ भी सेवा आपको प्रदान नहीं की जाएगी। सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार। तो जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, प्रतापगढ़ के जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। यहां से सवाल क्या बनता है यह समझना। यहां से पहला सवाल बनेगा, एक तरफ किसान नेता और दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाए गए संगठन। सबसे पहला संगठन है संयुक्त प्रांत किसान सभा। याद रखना, पहला संगठन है संयुक्त प्रांत किसान सभा। कब बना है? 1918 में। किसने बनाया है? इसमें सबसे बड़ा नाम है इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र। इसके बाद 1920 में 1920 में अवध किसान सभा किसने बनाई है? एक महान किसान नेता बाबा रामचंद्र ने। एक महान किसान नेता बाबा रामचंद्र ने। और फिर आता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनाई गई बिहार प्रांतीय सभा। 1931 में NG रंगा, जो आगे जाकर के अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव बनेंगे, उन्होंने आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना की। अभी एक और हम पढ़ेंगे, एक और, फिर मैं एक साथ आपको रिकॉल भी करा दूंगा। ठीक है, एक साथ हम आपको रिकॉल भी करा देंगे सारी चीजों को। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और आंदोलन है एका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एका। ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, और मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। मदारी पासी ने 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम और 1939 में संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। एका आंदोलन। इसके बाद आता है बारडोली सत्याग्रह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम अवध वाला यहाँ ऐड नहीं करेंगे, वो हम किसान सभा में ऐड करेंगे। एका आंदोलन अभी हम ऐड कर रहे हैं। एका आंदोलन कहाँ पर हुआ सर? यूपी में हुआ। कब हुआ? 1921 में ही हुआ। 1921-22 में हुआ। ठीक है, 21-22 में। चलो अब हम पढ़ते हैं एक और बहुत बड़े आंदोलन के बारे में, एक बहुत बड़े मूवमेंट के बारे में, और इस आंदोलन का नाम है बारडोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह। और इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाएंगे। तो कहां पर हुआ यह आंदोलन? बारडोली, सूरत।
लॉर्ड इरविन का शासन भारत में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया और सहायता की महात्मा गांधी, कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता, दयाल जी देसाई, केशव जी गणेश, नरहरि पारेख और जगत राम दवे। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था और महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मीठू बेन, भक्तिबा, मणिबेन पटेल, शारदा बेन शाह और शारदा मेहता शामिल थी। कस्तूरबा गांधी इसमें ना मीठू बेन, मणिबेन पटेल और शारदा मेहता का बहुत ही बड़ा रोल था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी ली थी। विमेन का पार्टिसिपेशन भी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में हुआ था। अब क्या हुआ कि सूरत की एक जनजाति थी, काली पराज जनजाति, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने रानी पराज का नाम दिया था। तो यहाँ हाली पद्धति या दुबला हाली की प्रथा थी। दूसरा, कपास की कम कीमत के बाद भी लगान में 30% की वृद्धि कर दी गई। फिर ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व की दर को घटाकर 6% कर दिया। गांधी जी और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। न्यू स्टेटमेंट लंदन के अखबार ने लिखा कि इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम होंगे। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी बंबई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और महादेव देसाई ने एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ बारदोली। द स्टोरी ऑफ बारदोली। ठीक है, अब जरा इस कहानी को भी समझने की कोशिश करते हैं कि बारदौली की पूरी स्टोरी क्या है। और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कल्याण जी मेहता या मेहता बंधुओं का भी है। देखो, ये जो बारदौली वाला इलाका है, ये भी सूरत जो टेरिटरी है, सूरत गुजरात वाला जो रीजन है, यहीं पर बारदौली आता है। बारदौली यहीं पर आता है, सूरत वाले क्षेत्र में। और यहीं पर बारदौली आंदोलन हुआ 1928 में, जिसे लीड किया वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि दो कारण थे यहाँ, दो मुख्य कारण थे। एक कारण तो इस आंदोलन का यह था कि कपास का यहाँ खेती की जाती थी, लेकिन कपास की कीमतें लगातार कम हो रही थी। ऊपर से 30% का टैक्स बढ़ा दिया। और दूसरा कारण यह था कि यहाँ काली पराज नाम की एक जनजाति रहा करती थी, और जो काली पराज जनजाति है वह दुबला हाली नाम की प्रथा से पीड़ित थी। दुबला हाली हमने पढ़ी है कि दुबला हाली बंधुआ मजदूरी की एक प्रथा थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। दुबला हाली बंधुआ मजदूरी की एक प्रथा थी। दुबला हाली, तमिलनाडु में पीनियल हाली, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। कमियोटी जो कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल में चला करती थी। तो ये जो काली पराज जनजाति है, इसकी बेहतरी के लिए दो लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, जिनका नाम था कल्याण जी मेहता। मतलब मेहता बंधुओं के नाम से जाने जाते थे, कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता। कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता, इन्होंने और महात्मा गांधी ने जनजाति का नाम बदल करके रानी पराज कर दिया कि अब आपको काली पराज नहीं, रानी पराज के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, इनकी सहायता से ये जो दुबला हाली की प्रथा थी, ये भी यहाँ पर बंद हो सकी। ये भी यहाँ पर बंद हो सकी। अब आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि 30% टैक्स लगाया जा रहा था, 30% कर बढ़ा दिया गया, जबकि कपास के उत्पादन में भी कमी आ रही थी और कपास की कीमतों में भी कमी आ रही थी। तो यहाँ पर इस बार जो आंदोलन को लीड किया था, वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ आंदोलन लीड किया था वल्लभ भाई पटेल में, और उनको हेल्प कर रहे थे महात्मा गांधी, मेहता बंधु, मेहता ब्रदर्स, कस्तूरबा गांधी, और इसके अलावा आशा मेहता, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, ये सभी लोग हेल्प कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल को। आंदोलन सफल रहा
और इस आंदोलन की सफलता के बाद जो 30% की वृद्धि की गई थी उसे 6% कर दिया गया ब्रूमफील्ड की समिति के द्वारा। फिर महात्मा गांधी और बारदोली की जो महिलाएं थी, इन सभी ने मिलकर के वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार का टाइटल दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब महादेव देसाई ने लिखी थी और किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ बारदोली। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि द स्टोरी ऑफ बारदोली नाम की किताब किसने लिखी, तो याद रखिएगा द स्टोरी ऑफ बारदोली नाम की जो किताब है ये महादेव देसाई के द्वारा लिखी गई थी। और काली पराग जनजाति को रानी पराग जो नाम प्रदान किया गया था उसमें कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। दुबला हाली नाम की जो बंधुआ मजदूरी की प्रथा यहाँ चलती थी उसे भी बंद करवाया गया था। ठीक है। और न्यू स्टेटमेंट ने लिखा था कि इस आंदोलन के दूरगामी परिणाम होंगे। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने बंबई की विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। सूरत वाला जो इलाका है वो बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। तो एक और आंदोलन हम ऐड कर देते हैं हमारी लिस्ट में और इस आंदोलन का नाम है बारदोली सत्याग्रह। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यही सारी चीजें जब आपको याद रहेंगी तो बहुत आसानी से आप चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। रंगपुर बंगाल में हुआ, पागलपंथी गारो में हुआ, टीपू मूर नेतृत्व कर रहे थे। नील विद्रोह बंगाल में हुआ 59-60 में, सिटूनकर आयोग बना, इसमें दिबाकर विश्वास, विष्णु विश्वास, रफीक मंडल शामिल थे। पाबना विद्रोह ये भी बंगाल में ही हुआ प्यारे दोस्तों, और इसमें किसान सभा बनाई गई जिसमें ईशान चंद्र रॉय, खोदी मल्लाह, शंभूपाल शामिल थे। दक्कन विद्रोह ये दक्षिण भारत में हुआ और इसके खिलाफ फिर आखिर में दक्कन रेजोल्यूशन लाना पड़ा साहूकारों के खिलाफ क्योंकि कपास की खेती की कीमत सही नहीं मिल रही थी, कपास की खेती में नुकसान हो गया था। दिरांग या पथरू घाट ये असम में हुआ, चंपारण बिहार में हुआ, खेड़ा गुजरात में हुआ, मालाबार केरल में हुआ, एका यूपी में हुआ और बारदोली का सत्याग्रह जो है ये गुजरात में हुआ। इतने आंदोलन हम अब तक पढ़ चुके हैं, 3 या 4 आंदोलन और बचे हैं और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगले आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला आंदोलन है, अगला मूवमेंट है अखिल भारतीय किसान सभा। अब यहां हम सभी चीजों को एक बार रिकॉल करेंगे। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, ऑल इंडिया फार्मर काउंसिल बनाई गई। लखनऊ में इसका अधिवेशन भी हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, एन.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया और जे.पी. नारायण भी इसमें शामिल थे। किराया कम करो या बंद करो। कांग्रेस के 50वें अधिवेशन को 1936 में महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित किया गया। ये गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में भी अखिल भारतीय किसान सभा को अनुमोदित किया गया था। अब यहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हमने एक पढ़ा था संयुक्त प्रांत, एक हमने पढ़ा था संयुक्त प्रांत किसान सभा। तो संयुक्त प्रांत इसमें लिख लेते हैं, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो हमने जो महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में बात की तो सबसे पहले हमने एक पढ़ा किसान संघ, एक हमने पढ़ा किसान संघ। अब ये जो किसान संघ है ये बनाया गया था पाबना विद्रोह के समय। ये जो किसान संघ है ये 1873 और 76 के बीच में पाबना विद्रोह के समय बनाया गया था। इस विद्रोह के समय, पाबना विद्रोह के समय बनाया गया था और यह 3 लोगों ने मिलकर के बनाया था। एक इसमें शामिल थे खोदी मल्लाह, एक इसमें शामिल थे शंभूपाल और ईशान चंद्र रॉय। दूसरा हमने चर्चा किया संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत किसान सभा
ये 1918 में बनाई गई। कहाँ पर? प्रयागराज, इलाहाबाद। और इसमें प्रमुख थे इंद्र नारायण द्विवेदी, उनके साथ थे मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र। ये 3 लोग इसमें शामिल थे। फिर हमने एक और डिस्कस किया, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा कब बनाई गई? तो अवध किसान सभा को 1920 में बनाया गया। किसने बनाया? स्वामी सहजानंद ने, नहीं, बाबा रामचंद्र ने, माफ कीजिएगा, बाबा रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र के द्वारा बनाया गया। फिर हमने एक और चर्चा की, बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई। स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई। फिर हमने आंध्र किसान सभा को पढ़ा, जिसे आंध्र रैयत सभा भी कहा जाता था। इसकी स्थापना 1931 में एन.जी. रंगा के द्वारा की गई, एन.जी. रंगा ने। फिर अब हम चर्चा कर रहे हैं अखिल भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा यह 1936 में बनाई गई। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनाए गए। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनाए गए और सचिव, महासचिव इसका बनाया गया एन.जी. रंगा को। महासचिव इसका बनाया गया एन.जी. रंगा को। और इसी साल महाराष्ट्र के फैजपुर में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था, जो किसी विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था। गांव में आयोजित किया गया था या विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था। वो पहला सम्मेलन था जो गांव में आयोजित हुआ। उसमें भी अखिल भारतीय किसान सभा का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो वो लिस्ट जरूर, क्या है ना, वही सवाल पूछे जाते हैं। एक तरफ सभाओं के नाम पूछ लेता है, दूसरी तरफ किसने स्थापना की, इस तरह की बातें पूछ लेता है। फिर इसके बाद आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 46 और 47 में हुआ। ये बंगाल में हुआ और यही प्रश्न पूछा गया था। 3 भाग में से 2 भाग किसान के होने चाहिए। पहले जमींदार बहुत बड़ा हिस्सा रख लेते थे, तो जमींदारों ने कहा कि 3 भाग अगर खेती के हो रहे हैं तो उसमें से 2 भाग किसान के होंगे और 1 भाग ही जमींदार को मिलेगा। इसलिए इस आंदोलन का नाम तेभागा आंदोलन रखा। कंपा राम सिंह और भवन सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे थे। जमींदार क्या करते थे? बर्गादार। अब बर्गादार होते थे, जनरली लैंडलेस फार्मर को बर्गादार कहा गया। उनसे ये आधा हिस्सा ले लेते थे। ठीक है, आधा हिस्सा ले लेते। बर्गादार का अर्थ है बटाईदार या साझेदार, जो किसी और की जमीन पर खेती करता है। फ्लूड कमीशन ने भी कहा कि 2/3 हिस्सा ही रखना चाहिए, बाकी हिस्सा किसानों को मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा के द्वारा भूमि सुधार किया गया। तो तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ, बस ये पूछा गया था। तो तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसी बात को लेकर के हुआ था कि अगर फसल के 3 भाग हो रहे हैं तो 2 भाग किसान को मिलने चाहिए और 1 भाग उसको मिले जिसकी जमीन है। और किसान मतलब बर्गादार, जो जमीन पर खेती कर रहे थे। फिर वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन 1945 से 1947 के बीच में महाराष्ट्र वाले इलाके में हुआ था। इसको गोदावरी पुरेलकर और उनके पति शंकर पुरेलकर लीड कर रहे थे। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि गोदावरी पुरेलकर कौन थी? तो एक किसान नेता थी जिन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे में वर्ली आंदोलन को लीड किया था।
वर्ली आदिवासी जमींदारों और साहूकारों के खेतों पर बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते थे। पुलिस ने दमन किया, गिरफ्तारियां की और कई आदिवासी इसमें घायल हुए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्थिति को बेहतर किया गया। सवाल सिर्फ इतना पूछा गया था, एक तो गोदावरी पुरेलकर से सवाल पूछा गया कि ये कौन थी, किसान नेता थी। दूसरा, वर्ली आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वर्ली का इलाका महाराष्ट्र के ठाणे में ही आता है। ठाणे आई थिंक सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पूरे भारत का, तो वहीं पर ये आंदोलन हुआ था। एक और बचा हुआ है लास्ट, तेलंगाना सशस्त्र किसान आंदोलन। ये हैदराबाद रियासत में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र महासभा ने मदद की। कारण वही थे, जमींदारों के द्वारा शोषण, बेगार की प्रथा और निजाम का शासन। गुरिल्ला संघर्ष किया जिसमें पी सुंदरैया, रवि रेड्डी और डी एन रेड्डी शामिल थे। निजाम और उसकी मिलिट्री, निजाम की सेना को रजाकार कहते थे। रजाकार, देखो हैदराबाद रियासत थी और जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद ने भी कहा कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं शुरुआत में, तो हैदराबाद के निजाम की जो सेना थी उसे रजाकार कहा जाता था। तो किसानों ने निजाम के खिलाफ विद्रोह कर दिया क्योंकि वो शोषण कर रहे थे। फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चला करके न सिर्फ किसानों को राहत पहुंचाई, बल्कि हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सशस्त्र किसान विद्रोह था। इतना लंबा वायलेंट मूवमेंट नहीं चला इंडिया में। किसानों के बहुत आंदोलन हुए पर यह बहुत लंबा आंदोलन चला था। तो यही थे दोस्तों सारे महत्वपूर्ण आंदोलन, सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिनकी चर्चा हमने शुरू की। इसमें जो कहानी हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम बंगाल के तेभागा आंदोलन को जोड़ सकते हैं, हम वर्ली आंदोलन को जोड़ सकते हैं जो महाराष्ट्र में हुआ, और साथ में हम तेलंगाना के आंदोलन को भी इसमें जोड़ सकते हैं। ये 15 महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, ये कुछ संस्थाएं और ये डिटेल से भी हमने कुछ किसान आंदोलनों की बात कर ली। देखिए, कल भी एक सवाल पूछा किसी ने कि सर ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं क्या ये मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। थोड़ा नाराज भी मैं हुआ इस बात को लेकर के कि बताइए, आपने अब तक मुख्य परीक्षा के सवाल नहीं देखे, आपने मेंस के सवाल नहीं देखे, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने मेंस के सवाल देखे ही नहीं है। देखना चाहिए आपको। मेंस के सवाल और आपका सिलेबस आपको गाइड की तरह काम करते हैं। एक बार आप सवाल देख लोगे, आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा कि कंटेंट तो यही है यार। अब अगर 2 नंबर में ये सवाल कोई भी, जैसे एमपीपीएससी में 2 नंबर के सवाल आते हैं, कभी भी कोई चीज पूछी जाएगी, आप आराम से लिख पाएंगे। ये जो कोर्स है हमारा जीके जीएस का कोर्स, थोड़ा समय लगेगा, पर एक बार ना मैं ऐसा कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो हर परीक्षा में आपको मदद करे। अभी हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूं अपने एंड से कि जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम चीजों को हम ला सकते हैं। अगेन, सारे फैक्ट्स को नहीं डाल रहा हूं मैं, बहुत सी चीजों को अलग भी कर रहा हूं, क्योंकि अगर सब कुछ दे दूंगा तो आप याद भी नहीं कर पाओगे। फिल्टर करते हुए सभी जरूरी बातों को एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड ट्रस्ट में, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उसके लिए। ये हिस्ट्री में भी यही है, तो ये कंटेंट काम आएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, एसएससी वगैरह की कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा। कभी भी मैं ये दावा नहीं करता कि 100% आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, पर 80% तो जरूर हिट करेगा। बस आपका काम होना चाहिए कि आप लेक्चर देखो, पीडीएफ पढ़ो, जाकर के क्विज लगाओ। ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था कि कुछ प्रश्न भी हम लेकर के आए हैं, तो आइए कुछ प्रश्न लगा लेते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये कुछ और हमने यहाँ एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है, जैसे प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी का था, अवध किसान आंदोलन से जुड़े थे। हरिजन अंग्रेजी में 1933 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का अखबार था जो दक्षिण अफ्रीका से वो निकालते थे। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का अखबार था, 1919 में शुरू किया था। नवजीवन भी गांधी जी का अखबार था, गुजराती भाषा में। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी तीनों में आता था। तो हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ये सारे महात्मा गांधी के अखबार हैं। इंडियन ओपिनियन पहले आया था और बाद में यंग इंडिया, हरिजन।
राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश और सर्च लाइट नाम के अखबार निकाले थे। पुस्तकों में स्वामी सहजानंद सरस्वती की किताब है भारत में किसान और किसान सभा का इतिहास, महात्मा गांधी की किताब है हिंद स्वराज, और राहुल सांकृत्यायन, बहुत महत्वपूर्ण किताब इन्होंने लिखी जमींदारी मुद्दों पर, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, तिब्बत की यात्रा और दर्शन दिग्दर्शन। ये बहुत प्रमुख किताबें हैं, वोल्गा से गंगा, तिब्बत की यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की किताबें, तो याद रखिएगा। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे प्रश्नों को। तो पहला सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, नील विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। अब ध्यान से पढ़ो इसको। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह, ये आई थिंक यूपीएससी या बीपीएससी का सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हमने चिल्ला चिल्ला के आपसे कहा था कि देखो सबसे बड़ा मामला था कि उन्हें अमान्य मूल्य मिल रहा था। खेती नहीं करना चाह रहे, लेकिन खेती कर रहे हैं, पर कम से कम उसका मूल्य तो सही मिले, कम से कम उसका प्राइस तो सही मिले। बहुत ही कम कीमत उन्हें मिल रही थी, अमान्य मूल्यों पर वो ये खेती कर रहे थे। परेशान मत होना जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं, इससे भी बहुत सारे सवाल क्विज में ऑलरेडी आपको दिए गए, कुछ सवाल मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूं। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की है? बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि सर नील दर्पण नाम का जो नाटक है यह लिखा था दीनबंधु मित्र ने। वहीं मुशर्रफ साहब के द्वारा जो नाटक लिखा गया वो जमींदार दर्पण था। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट अखबार, सोम प्रकाश अखबार ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन जैसे अखबार प्रकाशित किए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का, सर्च लाइट राजेंद्र प्रसाद ने, इस तरह के अलग अलग अखबार प्रसारित हुए। तो सही जवाब होगा डी, दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः कहाँ का विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह के बारे में पढ़ा, एक अर्ध धार्मिक समुदाय, एक सेमी रिलीजियस, एक अर्ध धार्मिक समुदाय, सेमी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जो कि टीपू मीर के द्वारा लीड किया गया था, करम शाह के पुत्र थे। तो यह मुख्य रूप से गारो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। तो गारो क्षेत्र का आंदोलन था, ठीक है, गारो क्षेत्र का आंदोलन था। इसके बाद अगला जो सवाल है, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए: संथाल विद्रोह, दक्कन कृषकों के दंगे, नील की क्रांति और बिरसा मुंडा का उराव आंदोलन। अब इन्हें क्रम से जमाना है। अब अभी इसका आंसर आप नहीं कर पाओगे, अगली क्लास के बाद कर पाओगे जब हम जनजाति आंदोलन पढ़ लेंगे। लेकिन हम नील क्रांति के बारे में जानते हैं कि ये 1859 और 60 के बीच में हुई थी। हम दक्कन के दंगों के बारे में भी जानते हैं कि ये 75 के आसपास हुए थे। अब चूंकि अभी बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह आपने नहीं पढ़ा है, तो शायद आप इसका जवाब ना कर पाओ, पर इसका सही जवाब होगा बी। आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन तो हमने पढ़ा था कि एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का एक आंदोलन था, जिसे मीर मदान, शायद अभी नाम याद आ जाएगा, उन्होंने लीड किया था एका आंदोलन को। तो जवाब क्या होगा? डी। अगला, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना अंतिम थी? अंतिम घटना कौन सी थी ये पूछा जा रहा है।
मोपला विद्रोह, तो ये तो 1921 में हुआ। होम रूल आंदोलन ये 1916 के आसपास का है। जलियांवाला 1919 के आसपास का है। खिलाफत 1921 में शुरू हुआ और 22 नहीं 1919 के आसपास शुरू हुआ और 22 तक चलता रहा। खिलाफत आंदोलन हाँ 1921-22 तक चलता रहा था ये, क्योंकि मर्ज हो गया था असहयोग के साथ। हो सकता है अभी आप इसका जवाब ना दे पाओ, पर इसका सही जवाब होगा बी। इसका सही जवाब होगा, अच्छा ए दिया, नहीं होना चाहिए इसका ये जवाब। ओके, इसका सही जवाब बी होगा, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट होगा, क्योंकि ये बाद में चलता रहा। मोपला के बाद भी खिलाफत आंदोलन चलता रहा था। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अच्छा यहां सही किया गया है, वो शायद गलत हो गया होगा गलती से, अभी ठीक है। बी खिलाफत ही इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीएससी 2020 का सवाल है, बताइए। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के कारण काश्तकारों का विद्रोह, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसके अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो हमने आपसे कहा था कि नील विद्रोह का कारण यही था कि रासायनिक नील का आविष्कार हो चुका था, और जब रासायनिक नील का आविष्कार हो गया तो नील की डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। बारदौली सत्याग्रह को किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो यह तो आसान है कि बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार किसने उठाया था? सीडीएस में पूछा गया, तो मदारी पासी, यही नाम मैं भूल रहा था अभी, मदारी पासी, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? एमपीपीएससी का सवाल है। तो प्रथम अखिल भारतीय महासभा जो 1936 में बनाई गई, स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा इसके महासचिव थे। एनजी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? अब देखो, संयुक्त प्रांत पूछा है, तो संयुक्त प्रांत हमने बताया था कि संयुक्त प्रांत जो सभा है वो इंदु नारायण द्विवेदी ने बनाई थी। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा बनाई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा बनाई थी। तो जवाब क्या होगा? सी। ठीक, तो ये प्रमुख सवाल है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, भारत में जनजाति आंदोलन। तो इस तरह से हो सकता है कि क्लासेस थोड़ा सा 1-2 क्लासेस कम आए, बट हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक ही क्लास में आपका पूरा कंटेंट कवर कर दिया जाए। अगली क्लास में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, जनजातीय आंदोलन और नागरिक आंदोलन। ये दोनों टॉपिक हमारे कवर होंगे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, हेल्प भी करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।